विद्यार्थियों, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लखनलाल मीना आज आप सभी को कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको अधिगम बिंदु क्षेत्र से संबंधित इस विषय के आपको सब्जेक्टों के बारे में समझाता हूँ। इस विषय के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र ये 4 सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए हैं। साथ में सड़क सुरक्षा और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन को शामिल किया गया है। ध्यान देना है आपको सभी को। इतिहास जिसका अंकभार है 20, पॉलिटिकल साइंस जिसका अंकभार है 20, ज्योग्राफी जिसका अंकभार है 18, इकोनॉमिक्स जिसका अंकभार है 18। इस प्रकार से इनका अंक विभाजन करते हुए ये अंक हो जाते हैं हमारे 76। इसके साथ में 2-2 अंक के 2 नंबर का सड़क सुरक्षा और 2 नंबर का स्वच्छता एवं ठोस प्रबंधन को जोड़ा गया है। ध्यान हमें ये देना है कि सड़क सुरक्षा क्यों जोड़ा गया है, सड़क सुरक्षा जोड़ने का महत्व क्या है। बढ़ते हुए आवागमन के साधनों की संख्या को देखते हुए, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए प्रत्येक नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी कराना अनिवार्य हो गया है। आज का विद्यार्थी कल की भावी पीढ़ी होती है, इसलिए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार वर्तमान समय में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित भी आने वाली पीढ़ियों को सजगता के साथ और उनकी जानकारी करते हुए अपने ध्यान में दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ये दोनों चैप्टरों को जोड़ा है, जिसका कि बच्चों को पूरी तरीके से ज्ञान होना अनिवार्य है। अब मैं आपको इसके बाद स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान देना है आपको। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में पेज नंबर 1 से लेकर 20 तक की संख्या है। ये 20 पेजों का पाठ है और आपको ध्यान देना है इसमें। सबसे पहले भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही एवं संस्कृति, इतिहास और संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली मानी जाती है। भारत विश्व गुरु व सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि भारत की आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण में स्वास्थ्य की कामना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा आदर्श है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ये 4.5 या 5 लाइनों के पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर निकलते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है किस देश को विश्व गुरु कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो हमें आंसर देना है भारत को सोने की चिड़िया उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण कहा जाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, अर्थात तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व को अपना परिवार के रूप में मानना। और चौथा क्वेश्चन यह बन जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में दोनों जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये दोनों प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान देना है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना। और
साथ में यह ध्यान देना आपको, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानना, और इसी प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का अर्थ होता है सभी के कल्याण और सभी के स्वास्थ्य की कामना करना। यही हमारा आदर्श है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इसी में कि हमारा आदर्श क्या है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा आदर्श है। इस आदर्श के इसके बाद हम देखते हैं उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंच गए और वहां अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह समझते हैं बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह का अर्थ होता है जिस स्थान पर समुद्रों के रास्ते माल उतारा जाता है और वहीं से चढ़ाया जाता है, उस स्थान को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख भी विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचय कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्धशास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में तेजी से प्रसार किया। साथ ही भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। इससे आगे सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम भारत रहा है। वेदों को विश्व ज्ञानकोश के रूप में जाना जाता है। वेद आप जानते हैं 4 वेद होते हैं। इसी प्रकार सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है। रामायण और महाभारत काल के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर्श रहा है। इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व देखने को मिला। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीकी ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। वह परिवर्तन हमें किस रूप में दिखाई दिया? समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति धीरे धीरे सुदृढ़ हो गई। कृषि उद्योग एवं साथ में व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को भी जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। अर्थात जो छोटे छोटे रियासतें थी, उन छोटी छोटी रियासतों पर बड़ी बड़ी रियासतों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में
विकसित हो गए। सवाल आता है कि साहब जनपदों का अस्तित्व में कब आए? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। ये राज्य उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली हो गए। ध्यान देना है कि अगला जो टॉपिक जाता है हमारा वो है महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व अर्थात 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। इसके बाद आगे हम देखेंगे महाजनपदों में सबसे पहले मैं आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद विद्यमान है उनकी जानकारी देता हूँ। नंबर 1 काशी, दूसरा कुरु, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा बज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कौशल, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अश्वक, 14वां अवंती, 15वां गांधार और 16वां कंबोज। इस प्रकार ये 16 महाजनपदों के राजधानी के संबंध में आपको जानकारी देता हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। इसमें से 1 या 2 नंबर के प्रश्न अनिवार्य रूप से इनकी राजधानी, महाजनपदों की राजधानी से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवब्रिज। ध्यान देना है कि ग्रीवब्रिज या राजगृह किस महाजनपद की राजधानी है। इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बज्जी, विदेह और मिथिला, मल्ल, कुशावती या दूसरा नाम इसका कुशीनारा, चेदी, शक्तिवती या स्वतित्वती। इसके बाद वत्स, कौशाम्बी, कौशल जिसे की राजधानी का नाम है अयोध्या। बुद्ध काल में 2 भागों में ये विभाजित था। पहला उत्तरी भाग जो राजधानी सांकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती था। 10वां नंबर आता है पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। साथ में दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य। इस प्रकार मत्स्य की राजधानी का भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें ध्यान देना है। मत्स्य की राजधानी का नाम है विराटनगर। सूरसेन, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट महाजनपदों में से गिना जाता है। तो सूरसेन की राजधानी का नाम मथुरा। इन्हें 3 नामों से जाना जाता है, मथुरा, मैथुरा, सूरसेनाई। 13वां अस्मक, जिसकी राजधानी है पोतन या पाटेली। अवंती, ये भी एक महत्वपूर्ण महाजनपदों में से गिना जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। इस प्रकार 15वां आता है गांधार, जिसकी राजधानी का नाम है तक्षशिला। कंबोज 16वां महाजनपद, जिसकी राजधानी का नाम है राजपुर या हाटक। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, अर्थात महाजनपदों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। ध्यान देना है कि कौशल, वत्स,
अवंती, मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व में आए, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, संसुमारगिरी के भाग, अलकप्पम के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय हैं। ध्यान दीजिए, मैं उपरोक्त पढ़ाए गए पैराग्राफों में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसे आपको पुनः ध्यान दिलवाता हूँ। ध्यान देना है, इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बनता है, द्वीपांतर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपको इसी में से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि साहब हमारे जो है रामायण और महाभारत काल में जो विभिन्न आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, तो वो कौन से काल के अंतर्गत आते हैं? तो अभी उसकी संक्षिप्त जानकारी हम इसी पैराग्राफ से निकाल करके देते हैं। ध्यान देना है, ये सभ्यताएं वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता, सांस्कृतिक काल से ही भारत की स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी काल में इनकी संक्षिप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे आपको इसी पैराग्राफ में से एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों को विभाजित किया गया है। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन चले जाता है कि महाजनपदों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? नंबर 1 राजतंत्रात्मक और नंबर 2 गणतंत्रात्मक। ध्यान देना है आपको, महाजनपदों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया, पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। साथ में इसी के आपसे अलग से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उसमें 2 प्रश्न सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि राजतंत्र के प्रमुख जो है महाजनपद कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान देना है, कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, गणतंत्र के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? तो आपको उत्तर देना है इस प्रश्न का, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का जो अस्तित्व में आए, उनमें नंबर 1 है कपिलवस्तु के शाक्य, संसुमारगिरी के भाग, अलकप्पम के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मत्स्य, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय। इस प्रकार इस पैराग्राफ में आने वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे। ध्यान देना है आपको, फर्स्ट पन्ने पेज नंबर 1 में आपके करीब 8-9 क्वेश्चन सामने आए और ये 8-9 क्वेश्चनों में से 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आपको अवगत कराएं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें और उनको नोट्स के रूप में याद करें। ये आपके हित में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा।